स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, जनन स्वास्थ्य का अगला पार्ट। अब हम इस चैप्टर के अंत समय पे हैं और इसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस एक दो दूंगा, रिवीजन करा दूंगा एक बार पूरे टॉपिक में मैंने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में आपको, और फिर आपको इसको कैसे तैयार करना है, कैसे कंप्लीट करना। तो एक छोटी क्लास होगी, ज्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन इस पे ऊपर अच्छे कहानियां जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी को आप रिवीजन अच्छा कर ले तो एक दो क्वेश्चन बड़ी आते ही है पक्का इसके ऊपर में, और वो आपको अच्छे नंबर देकर जरूर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जनन स्वास्थ्य। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था और उसका एक रिवीजन करा के उसके बाद आगे की चीजें चलेंगी, ठीक है। तो आज का भी टॉपिक हमारा जो है वो है मुख्य रूप से जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उसे हम कहते हैं कि मतलब ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव, है ना, टेक्निक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाया जाएगा। असल में आंसर है कृत्रिम गर्भाधान। किसी जीव जंतु में या किसी भी जानवर में या मनुष्य में अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो उसको कैसे करवाया जाएगा, उसमें कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी। तो जैसी जैसी प्रॉब्लम वैसा वैसा सॉल्यूशन। किसी में स्पर्म की प्रॉब्लम है, किसी में ओवा की प्रॉब्लम है, किसी में स्पर्म है नहीं, किसी में स्पर्म लेना है, किसी में ओवा नहीं बन रहा है, किसी में ओवा बन रहा है लेकिन एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, मैनी मोर थिंग्स। तो बहुत सारा चीज हो सकता है। तो इन सब चीजों को अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो ये पता चलता है कि प्रॉब्लम जैसी वैसा ही सॉल्यूशन। इन सब का सबसे पहला सॉल्यूशन आता है आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके ऊपर हमने हल्की बात की थी प्रीवियस क्लास में। आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, होता क्या है ये? तो पहले तो इनके नाम को ही समझ लिया जाए तो दो तीन चीज तो अपने आप समझ में आ जाता है। आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, और इसी का दूसरा नाम होता है आईवीएफ, मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको इनका नाम पढ़ना है। Why it is called test tube baby and why it is called in vitro fertilization? IVF क्यों, किस आधार पर हम इसको कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किस आधार पर कह रहे हैं, और बाकी जो इसके अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं उनको हम उनका नाम क्यों दे रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत सिंपल कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर निषेचन जो है वो मुख्य बात होती है। निषेचन की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में होता है, इसलिए इसे परख नली शिशु कहते हैं, पहला जरूरी बात। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मतलब जब निषेचन टेस्ट ट्यूब में हो तो उसे इन विट्रो कहते हैं। अगर निषेचन शरीर के भीतर कृत्रिम रूप से हो रहा हो, शरीर के भीतर ही हो रहा हो, मतलब महिला के जो अंडवाहिनी है उसी के अंदर हो रहा हो, लेकिन होगा कृत्रिम तरीके से, तो उसे इन वीवो कहेंगे। तो कुछ इन वर्ड्स को ना सबसे पहले ही अपने दिमाग में बैठा लो कि इन वीवो, इन विट्रो, देन फिर ये फर्टिलाइजेशन और वगैरह वगैरह, तो पहले हमको क्लियर हो जाए। पढ़ने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम चूंकि जो हमारा टू द सिलेबस पॉइंट है, टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन पॉइंट आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और दोनों में पॉइंट में याद रखना कि यहाँ पर परख नली में निषेचन हो रहा है। परख नली में निषेचन का मतलब यही होता है कि जब भी निषेचन परख नली में होगा तब हम उसे कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, परख नली में निषेचन की वजह से इनका नाम पड़ा हुआ है, और ये नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और वही दूसरा नाम हम बोलेंगे तो वो होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। करना क्या होता है इसमें, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक मान लेते हैं मदर है, ठीक है, मदर है, और या अगर मदर नहीं बना सकती है तो हमने डोनर ले लिया, ठीक है, दोनों में से कोई एक। इनमें से किसी का हमने ले लिया ओवा, ये याद रखना, और वैसे ही हमने यहां पर ले लिया या तो फादर है, ठीक है, और फादर के साथ साथ या तो ले लिया, ये भी डोनर से ले सकते हैं, अगर फादर स्पर्म नहीं बना पा रहे हैं तो डोनर ले लिया, ठीक है। अब इनमें से ओवा है, इनमें से भी ओवा यहां से ले लिए, और सॉरी नॉट ओवा, यहां से स्पर्म ले लिया, ठीक है, यहां से हमने जो है स्पर्म ले लिया, सॉरी यहां से हमने इनका स्पर्म ले लिया, ये दोनों पॉइंट हो गए। इन दोनों को निकालने के लिए कुछ बड़ा मेथड नहीं है, इसमें वैक्यूम मेथड यूज करते हैं, और वैक्यूम का मतलब होता है खींच लेते हैं, एक मतलब विशेष प्रकार की मशीन के द्वारा ओवा को बाहर खींच लेते हैं। इन दोनों को रिमूव करके दोनों को मिलाया जाता है। मैंने पहले ही कहा था, कहां मिलवाया जाएगा, निषेचन करवाया जाएगा। कहां पर करवाया जाएगा बेटा, तो याद रखना एट परख नली, परख नली में, तो ये निषेचन होगा परख नली में, मिलवाए इनको।
अब जब निषेचन परखनली में हुआ तो पक्की बात है कि परखनली बनने के बाद यार वहां पे जाएगा तो कोशिका अपनी वृद्धि करती है। तो ये कोशिका वृद्धि जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। निषेचन के बाद यहाँ पर ये जायगोट बन गया। अब इस जायगोट को जो है सिर्फ निषेचन करवाना था, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर निषेचन की थी। अब इस जायगोट को वापस मादा में डालना है तो दो तरीके से डाल सकते हैं। अब ये जायगोट के बाद यहां पर एम्ब्रियो बनेगा, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट आता है जिसे अपन कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर यूज करेंगे, ये कहां से शुरू हुआ? ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हमने बोला, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होगा? ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होगा? इसे वापस कैसे डालेंगे? गर्भाशय में डालेंगे। कहां पर डालेंगे? तो सबको पता है यार कि उन कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो गर्भाशय तक पहुंचने से पहले, यहां से यहां तक पहुंचने पर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16, फिर 32, ऐसा होता है ना। तो जब कोशिका विभाजन होते रहती है तो इस तरह से अवस्थाएं आती हैं, 2, 2, 4, 10, 16, 32 ऐसा करके। तो ये हो सकता है कि अगर मान लेते हैं जायगोट से लेकर 8 सेल स्टेज तक बना हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस है कि इस समय तक सेल जो होती है ना वो कहां पर रहती है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसे कहां डालेंगे? इसे अंडवाहिनी में डालेंगे। कहां पर डालेंगे? अंडवाहिनी में डालेंगे। और जब इसे अंडवाहिनी में डालेंगे तो इसको इंग्लिश की भाषा में क्या कहा जाएगा? किसको डाल रहे हैं? जायगोट को डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? जायगोट को। कहां डाल रहे हैं? इंट्रा मतलब अंदर। किसके अंदर? अंडवाहिनी मतलब इसे हम कहेंगे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब। मैंने पहले कहा था इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, इसलिए फैलोपियन ट्यूब। और सबसे आखिरी में क्या पॉइंट आ जाता है? ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसका नाम हो जाता है ZIFT। तो जब एम्ब्रियो का ट्रांसफर, याद रखना टेस्ट ट्यूब बेबी एक अलग नाम है, इस वजह से इसका नाम रखा जाएगा परखनली शिशु। चूंकि वो परखनली में मिला है इसलिए परखनली शिशु। चूंकि वो परखनली में मिला है इसलिए इसका नाम इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी है। ठीक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन भी है। और चूंकि उसे हमने 8 जायगोट से लेकर 8 सेल स्टेज तक हमने उसे डाला है, इसलिए फैलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ZIFT हम कहेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट इतने में बन। और अगर हम इसी चीज को डाल रहे होंगे 8 कोशिकाओं के बाद, तो ये याद रखना 8 सेल से 32 सेल तक, 8 के बाद वो 32 तक पहुंच गया, 32 कोश की अवस्था तक हो गया, तो कहां डालेंगे? तो अब अपने पास कहां डालेंगे इसे? गर्भाशय में। गर्भाशय यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे वो। अब उसके बाद इसे यूट्रस में डालेंगे। अब चूंकि यूट्रस में डाल रहे हैं तो इसलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इंट्रा। और कहां डाल रहे हैं? यूट्रस में। तो यूटेराइन ट्रांसफर, तो इसका नाम हो जाता है IUT। सो व्हाट इज IUT? IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT है। दो तरीके से एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तरीके हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो देखा जाएगा अप टू 8 सेल स्टेज तक मैक्सिमम, और दूसरा देखा जाएगा 8 से 32 कोश की अवस्थाओं तक। इस तरह से दो प्रक्रिया हो जाएंगी, IUT एंड ZIFT। ये उम्मीद है एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? अब थोड़ा सा NCERT हाईलाइट्स टाइप की चीजें। NCERT में क्या क्या लिखा हुआ है? पात्रोनिषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फुल फॉर्म इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शरीर से बाहर लगभग शरीर जैसा ही एक माहौल बनाया जाता है, एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा, स्थिति तैयार किया जाएगा और वहां पर करवा दिया जाएगा क्या? निषेचन। और अगर वहां पर निषेचन करवा दिया जाएगा और उसके पश्चात एम्ब्रियो ट्रांसफर ET किया जाएगा, एक ऐसा उपाय हो सकता है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी कहते हैं, इस टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष के प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में परिस्थितियां बनाकर
युग्मनज बनने पर, युग्मनज यानी जायगोट बनने पर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये वही बात हुई कि यार ये हो गया मान लो मादा, ये हो गया नर, दोनों का मिलाया परखनली में निषेचन करा दिया। अब उसके बाद उसको एम्ब्रियो बनाने के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, गर्भाशय में डाल रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं? तो यहां पर डाल रहे हैं तो ZIFT, और यहां पर डाल रहे हैं तो IUT। दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ये तरीका है। वापस डालने के दो तरीके हैं, मैंने जैसे आपको बताया, पहला ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यह कब तक डाला जाएगा? यह युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जब तक उसकी कोशिका 8 ब्लास्टोमियर तक होनी चाहिए। ब्लास्टोमियर स्टेज 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक है तो हम उसे फैलोपियन नलिका में डालेंगे, फैलोपी नलिका में डालेंगे। और फैलोपी नलिका का मतलब ही होता है अंडवाहिनी, और इसी का नाम है फैलोपियन ट्यूब में अगर स्थानांतरण करेंगे तो वर्ड ही अपने आप में सब कुछ बता रहे हैं। जायगोट को अप टू 8 सेल स्टेज, तो मैक्सिमम 8 सेल स्टेज अवस्था तक अगर वो ब्लास्टोमियर है तो उसे अपन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ZIFT। इससे ज्यादा हो गया तो हम करेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। एम्ब्रियो कहां पर जा रहा है इस बार? यूट्रस में जा रहा है, गर्भाशय में जा रहा है इस बार, क्योंकि बड़ा हो चुका है अब, ठीक है। बस वही बात है ना कि बच्चा छोटा है तो हम पहले स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बड़ा है तो फिर बड़े वाले स्कूल में डायरेक्ट KG1 KG2 में डालना पड़ेगा, नर्सरी में है, वैसा ही टाइप का कुछ। तो जब जहां पर जैसा वो दिखाई देगा, जब वहां पर जैसा वो बनेगा, वैसी ही जगह पे हमें उसे एंटर करना पड़ेगा और वो उसकी परिस्थिति हो जाती है। बढ़िया। सो जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो गया उसे परिवर्धन हेतु फिर कहां डाला जाएगा? गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा। और अगर हम उसे गर्भाशय में डाल रहे हैं तो कहानी हो गई। तो इस तरीके से जो पार्ट हुआ उसे अपन कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये ऐसे फीमेल के लिए उपयोग किया जाएगा या ऐसे नर के लिए उपयोग किया जाएगा जैसे मान लो जहां पर निषेचन की क्षमता दिक्कत हो, अंडवाहिनी की pH कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कई बार स्पर्म नहीं पहुंच पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे समय पे ये प्रॉब्लम्स आती है। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या है, जिन फीमेल में गर्भधारण की समस्या मतलब वो गर्भ नहीं धारण कर पा रहे हैं, उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होता है? स्त्री के भीतर ही युग्मों का संलयन से बनने वाले भ्रूण को स्थानांतरित के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये जो आखिरी लाइन कहा हुआ है, इस प्रॉब्लम को सुनना ध्यान से। बताया कुछ और है और बोला कुछ और है, सुनना कि उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन, इन विवो निषेचन का मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा इन विट्रो, तो परख नली में है। मैंने क्या कहा? अगर ये इन विट्रो में है तो इसका मतलब ये परख नली में कर रहा है। लेकिन ये वाली महिला को निषेचन का प्रॉब्लम नहीं, परख नली में निषेचन होगा जिसका इन विट्रो होगा। अब अगर मान लो दूसरी महिला देखा जाए, उसका निषेचन तो ठीक मतलब कर ले रहा है, अब इन विवो, ठीक है। तो स्त्री के भीतर मतलब क्या बोलना चाहिए? अंडवाहिनी में निषेचन, अंडवाहिनी में निषेचन होगा, ठीक है। तो ये लोग निषेचन प्राकृतिक तरीके से ही कर लिए, मान लो अंदर ही कर लिए। उसके बाद मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि अंडवाहिनी से निषेचन हो गया लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो अंडवाहिनी में होगा निषेचन, उसके बाद उस भ्रूण को बाहर निकालेंगे और या किसी कारण से जो होता है ये इम्प्लांट करवा दिया जाएगा आर्टिफिशियल तरीके से। इम्प्लांट गर्भाशय में होगा। तो ऐसी एक तकनीक जिसमें माता मतलब जो भी है वो निषेचन कर ले रही है, लेकिन एंडोमेट्रियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसके एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना, हार्मोन्स देना, केमिकल देना, ये सारा काम जो है इन विवो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो इन विट्रो मतलब परख नली में निषेचन, इन विवो मतलब अंडवाहिनी में निषेचन प्राकृतिक तरीके से। इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम गर्भधारण की समस्या है। गर्भधारण की समस्या है इस महिला की, याद रखना, इस महिला की गर्भधारण की समस्या है और इसकी समस्या गर्भधारण कर सकती है, इसकी समस्या निषेचन में। याद रखना ये वाला पार्ट है ना, ये परख नली में निषेचन जो होता है ये निषेचन में समस्या है वाली स्त्री में होगा। स्त्री के लिए
क्या उपयोग किया जाएगा? IVF। ये लाइन याद रखना। और जिसे निषेचन में प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर निषेचन की प्रॉब्लम नहीं है तो इन विट्रो करो, फिर इन वीवो करो, वो बढ़िया निषेचन कर सकती है। अगर समझ आ रही बात, तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट बना लेते हैं, कहानियां करते हैं और चीजों को बना बना कर आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले विषय पे आते हैं। तो ये एक तरीका हो गया हमारा, इस तरीके से भी निषेचन होता है और इस तरीके से भी माता को या पिता को पितृत्व का और मातृत्व का अवसर मिलता है कि ठीक है भाई तुम कर लो, इस तरीके से कर लो, ये तुम्हारा मेथड है। अब आता है हमारे पास में दूसरा मेथड, GIFT। अब शब्द क्या बोल रहा है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है, एकदम क्लियर शब्द नहीं है कि ये किस चीज को ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन हमें इसे याद रखना है कि गैमेट का मतलब होता है युग्मक। इंट्राफैलोपियन, इस बार हम यहाँ पर गर्भ पूरा एम्ब्रियो बनाकर नहीं डाल रहे, हम सिर्फ एक युग्मक को डाल रहे हैं। वो युग्मक कौन होगा? याद रखना, ये यहाँ पर बात हो रही है, हम सिर्फ यहाँ पर युग्मक को डाल रहे हैं, युग्मक को। और कहां पर? अंडवाहिनी में। इंट्रा मतलब अंदर और ये हो गया अंडवाहिनी में। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मतलब क्यों डाल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है इसको? इस महिला के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये गर्भधारण आसानी से कर सकती है, लेकिन ये अंड नहीं बना पा रही है। तो ऐसी महिला, प्रॉब्लम समझना किसके लिए उपयोग है? ऐसी महिला जो गर्भधारण ठीक तरीके से कर ले रही लेकिन वो अंड बनाने में कैपेबल नहीं है, वो एग नहीं बना सकती। अब वो अगर अंड नहीं बना सकती तो क्या होगा? तो ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती तो फीमेल में आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन का कैसे होगा? याद रखना, ये यहां पर बात हो रही है, हम सिर्फ यहां पर युग्मक को डाल रहे हैं, युग्मक को। और कहां पर? अंडवाहिनी में। इंट्रा मतलब अंदर और ये हो गया अंडवाहिनी में। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मतलब क्यों डाल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है इसको? इस महिला के साथ ये प्रॉब्लम है, ये गर्भधारण आसानी से कर सकती है लेकिन ये अंड नहीं बना पा रही है। तो ऐसी महिला, प्रॉब्लम समझना किसके लिए उपयोग है? ऐसी महिला जो गर्भधारण ठीक तरीके से कर ले रही है लेकिन वो अंड बनाने में कैपेबल नहीं है, वो एग नहीं बना सकती। अब वो अगर अंड नहीं बना सकती तो क्या होगा? तो ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती तो फीमेल में आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन का, कैथेटर का उपयोग करके यहां पर एग को, एक दो एग यहां पर डाला जाता है। ऐसी महिलाएं जिसमें ओवा उत्पन्न नहीं हो रहा है तो बाहर से ओवा डाला जाएगा, और जब बाहर से ओवा डाला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में तो क्या डाल रहे हैं? ओवा डाल रहे हैं। तो ओवा क्या है? युग्मक है। कहां डाल रहे हैं? अंडवाहिनी में। तो हो गया इसका नाम गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद वो जो है ना गर्भधारण खुद ब खुद करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि फीमेल खुद बना नहीं पा रही हो सकता है या पकड़ने में कोई प्रॉब्लम हो। फीमेल मतलब यहां से ओवा बना रही है बट ओवा यहां जा नहीं रहा है, तो इसे यहां पर अगर नहीं जा रहा है तो लेकर जाएंगे। या हो सकता है ये बना ही ना पाए ये महिला, तो ऐसी महिला जिसका खुद का ओवा नहीं बन रहा है उसको भी सुख दिया जा सकता है मातृत्व का। याद रखना, जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। क्या बोला मैंने? उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन कर सकती है और गर्भधारण भी कर सकती है। तो बस उसको बाहर से ओवा देना है, बाकी वो खुद कर लेगी। उसके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जाएगा, उसके लिए एक नया तरीका होगा, यहां पर एम्ब्रियो नहीं डाला जाएगा। वो निषेचन तो खुद ही कर ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों इतना मेहनत करने? काम करो, ओवा बस डाल दो। आसान तरीका है थोड़ा सा। इसमें दाता से अंडाणु लिया, उस स्त्री में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया, इसका नाम हो गया GIFT। सीधी सी बात है, महिला ओवा नहीं बना पा रही है ना, तो एक काम करो, किसी और का ओवा दे दो उसको। ये बहुत आसान मेथड हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में स्पर्म को डोनेट करने वाले भी बहुत लोग हैं और ओवा को डोनेट करने वाले भी बहुत लोग हैं। ओवा को डोनेट करने वाले भी बहुत लोग हैं जो ओवा ट्रांसफर करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज उसमें है ही नहीं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर बन जाता है, GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये बन जाएगा। इन सब के बाद तो ZIFT का काम भी वही था, GIFT का काम भी वही है, बच्चे पैदा करवाना, लेकिन इसका काम अलग है, उसका काम अलग है, उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। तीसरा मेथड ऐसे लोगों के लिए उपयोग किया जाएगा, अब ये नर के लिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण।
ICSI। ये क्यों भला किया गया? तो मान लो हमारे पास में ये ओवा है, ठीक है, ये एग है, ओवा है। अब किसी कारण से मान लो कि किसी नर का स्पर्म जो है वो कमजोर है या उसकी संख्या बहुत कम है, तो वो वेजाइना से लेकर गर्भाशय और गर्भाशय के बाद अंड वाहिनी तक का जो सफर है ना वो तय नहीं कर पा रहा है, या तय करने से पहले ही मर जा रहा था, क्योंकि हमको पता है ना कि वो मिलियंस नंबर के स्पर्म जो है आगे जाकर उसमें बहुत सारे मर जाते हैं और कुछ एक दो ही ओवा तक पहुंच पाते, पता है ना, और बहुत सारे तो मरने के लिए पैदा होते हैं। तो अगर इसके पास इतने स्पर्म है ही नहीं कि मर जाए, और वो भी मर जाएंगे तो वो पहुंचेगा कौन वहां तक? तो इसलिए ऐसे पुरुष में जहां पर स्पर्म काउंट बहुत कम हो और हम ये चाहते हैं कि वो निषेचन हो ही जाए, तो ऐसे समय पे अगर गिने चुने स्पर्म है तो स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देते हैं। ओवा के अंदर है कोशिका द्रव्य होता है, ओवा एक कोशिका है ना, उस कोशिका द्रव्य के अंदर स्पर्म को जाना पड़ता है, निषेचन में हमने पढ़ रखा है। अगर मैं डायरेक्टली इनबिल्ट कर दूं, अंदर डाल दूं, तो इससे निषेचन के चांस थोड़े से बढ़ जाएंगे, और निषेचन के चांस अगर बढ़ जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतक्षेपित कर दिया जाता है, सीधा। ये पुरुष की प्रॉब्लम है, मादा की प्रॉब्लम नहीं है। मादा ठीक था, लेकिन पुरुष की प्रॉब्लम थी कि पुरुष जो है वो अच्छे स्पर्म उत्पन्न नहीं कर पा रहा था, दैट्स वाई निषेचन नहीं हो रहा था, इसलिए हाइजिक तरीके से वहां पर डायरेक्टली डाल दिया गया। अगर वेजाइना से जाता तो वहां का पीएच, अम्लीता, क्षारीयता, ये सब खाते पीते मरते जब हो जाता, उसके बाद बहुत सारी संख्या में इधर उधर बढ़ जाता। ठीक है, तो वहां पर पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता ये थोड़ा सा फिक्स नहीं था, लेकिन ये पक्का है कि अब ये पक्का वहां पर पहुंच ही जाएगा, इसमें डन कोई शक की बात नहीं है कि ये वहां पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ठीक है, अंडाणु को वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, पहुंच गया भाई। लास्ट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है, यह एक ऐसा मेथड है जिसे अपन कहते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन। अब ये क्या चीज होती है भाई? कृत्रिम वीर्य सेचन का मतलब ये है कि इसमें स्पर्म काउंट कुछ संख्या में कम है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं। अब अगर वो कई बार ऐसा कुछ होता है कि कुछ नर जो होते हैं वो स्पर्म मतलब हो सकता है बना पा रहे हैं या नहीं बना पाते हैं, या कई बार स्पर्म निकलता नहीं, तो ऐसे समय पे नर का स्पर्म को एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, या तो मान लो वो मादा नहीं कर पा रही है तो किसी और नर का ले लिया, वो नर नहीं कर पा रहा है किसी और नर का ले लिया गया। ठीक है, तो अगर अब एक दो को देखो, पहली बात ये थी अगर ये सब टेक्नोलॉजी नहीं होती तो अगर एक पति पत्नी में अगर नहीं बच्चे पैदा हो पा रहे तो कोई चांस ही नहीं था, है ना। अब वो दूसरे से इंटर कोर्सेस करने थोड़ी ना जाएगी बच्चा पैदा करने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे समय में एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जा सकता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, कि वहां से स्पर्म ले लिया गया, स्पर्म को यहां डाल दिया गया, एकदम आसान मेथड से बच्चे पैदा हो गए, ना किसी का कुछ नुकसान हुआ, ना डिग्निटी का लॉस हुआ, ना प्राइवेसी का नुकसान हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ वो उन्हीं का बच्चा है। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है, टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल मतलब एकदम सीधा सा प्रक्रिया हो गई है कि जो निसंतान व्यक्ति हैं, निसंतान दंपति हैं, उनको बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि स्पर्म को लिया जाए और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन से पाइप की सहायता से गर्भाशय में डाल दिया जाए। अब उसके बाद वो अपना सफर तय कर लेगा। ये ऐसे नर के लिए दिक्कत होती है, ऐसे नर के साथ ये प्रॉब्लम होगी जो नर स्पर्म रिलीज नहीं कर पा रहा है, ये स्पर्म बना नहीं पा रहा है, या स्पर्म की संख्या कम है, तो वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो बंध्यता के ऐसे मामले में जिसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित करने के योग्य नहीं है, ठीक है, स्त्री को वीर्य सेचित करने के योग्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर वो कई बार देखो यार, वीर्य सेचन मतलब स्पर्म का निकलना एक बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए इरेक्शन होना चाहिए, उसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट होना चाहिए, तब जाके स्पर्म रिलीज होता है। कई लोगों में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सो कॉल्ड गुप्त रोग वगैरह सब कुछ कहते हैं, कई कारण से ऐसा होता है कि वहां पर सीमेन रिलीज नहीं हो पाता। अब जब सीमेन रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें स्खलन की प्रॉब्लम है, स्पर्म रिलीज ही नहीं हो रहा। स्पर्म तो अब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा तब रिलीज होगा, कई लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बचती नहीं है, तो वो कैसे रिलीज करेगा। तो ऐसे समय पे उसको जो है योग अगर नहीं है, तो जिससे स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या भी बहुत कम हो सकती है,
और ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर 20 मिलियन स्पर्म है तो उसमें से 60% अच्छा जिंदा होना चाहिए और उसके बाद उसमें से भी 40% निषेचन योग्य होना चाहिए, है ना। अब सोचो, मान लो 20 मिलियन की जगह में मान लो स्पर्म 2 ही मिलियन है, तब तो आधे ज्यादा तो ऐसे ही मर जाएंगे, स्पर्म निकलेगा ही नहीं। तो या तो स्पर्म निकले ना, और या निकले भी तो उसमें स्पर्म के काउंट कम है। और ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, नर में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या किया जाएगा, तो ऐसे समय में दोष का निवारण करने के लिए स्पर्म को एक बढ़िया जार में पैक में रखा जाता है और इंजेक्शन की सहायता से या ट्यूब की सहायता से गर्भाशय में इनबिल्ट कर दिया जाता है। तो तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक में पति से लिया जाए, अगर वो थोड़ा बहुत कैपेबल है तो, कुछ मात्रा में स्पर्म। अगर स्पर्म कम है तो, अब स्पर्म है ही नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर दाता से शुक्र लेना है। पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या तो गर्भाशय में, या तो योनि में डाल दो तो भी जा सकता है, गर्भाशय में डाल दो तो और अच्छे जल्दी चला जाएगा। ठीक है, कई बार योनि एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, योनि को एक्सेप्ट करने का भी एक अच्छा रीजन ये होता है कि जब फीमेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे होती है तो उस समय उसका गर्भाशय जो होता है ना, वो थोड़ा सा सक करता है कि स्पर्म अंदर आएगा। और अगर नॉर्मल समय पे अगर वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे नहीं है तो स्पर्म को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि स्पर्म को सब बाहर से रिलीज कर दिए तो वो अंदर अंदर ले लेगा, ऐसा नहीं है। उसको सर्विक्स तक पहुंचाना ही पड़ेगा और वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ज्यादा अच्छा स्पर्म को अंदर लेता है। ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के इस वेजाइना वाले पार्ट में सीमेन को रिलीज कर दिया गया। अब वो सीमेन जो है अंदर जाने के लिए उसको खींचना जरूरी है ना, तो वो गर्भाशय खींचता है उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे। और अगर सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं है तो फिर पाइप की सहायता डायरेक्टली गर्भाशय तक भेजना पड़ेगा। फिर वो गर्भाशय से यहां तक भागता हुआ वो अपने आप चला जाएगा। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मूव कर जाता है। तो इस तरीके से इस मेथड को अंतः गर्भाशय वीर्य निषेचन या आईयूडी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीका हो सकता है। तो ये याद रखना, ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये वाला वर्ड आ गया। ठीक है, और ये वाला अगर गर्भाशय में डाल रहे हैं तो अंतः गर्भाशय निषेचन कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। ठीक है, एक और वर्ड आ जाता है, ये भी लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये सभी नाम जितने भी शॉर्टकट हैं, सबके सब नाम आपको याद होने चाहिए, कहीं पर कुछ भूलना नहीं चाहिए। सबका फुल फॉर्म क्या है, कहानी क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबकी कहानियां अच्छे से पॉइंट बना बना कर लिख लेंगे। एक बार मतलब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि आप क्या क्या फुल फॉर्म पढ़ोगे। सबसे पहले तो आप ये पढ़ना यार कि IVF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये आपका काम है। दूसरा काम ये होता है ZIFT का क्या काम है और कभी उपयोग किया जाएगा। तीसरा काम ये होता है IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है। चौथे नंबर पे पॉइंट आ जाता है GIFT क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद पांचवें नंबर पे ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। छठवें नंबर पे पॉइंट आता है AI क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सातवें नंबर पे पॉइंट आता है IUI क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये सब आपको इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सब के नाम बढ़िया से लिख लेना। इसका नाम क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, वही वर्ड आता है, ट्रांसफर। IUT का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। GIFT का मतलब क्या होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ICSI का मतलब क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल
स्पर्म या नॉट स्पर्म इंजेक्शन नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। ठीक है, हिंदी में भी याद कर लो लेकिन फिर भी इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है ना। इसे अपन कहेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन का मतलब होता है वेरिसेजन। ठीक, ये सब के सब नाम, फुल फॉर्म, कहानियां, सब कुछ बढ़िया से पढ़ो, समझो, देखो। जब समझ में नहीं आए तो फिर हमें बताना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर बन जाता है। अब ये जो चारों पांचों मेथड यहां पर लिखे हुए हैं, ये चारों पांचों मेथड के बाद सबसे आखिरी मेथड आता है, 5वें नंबर का मेथड, सैरोगेसी। अब ये सैरोगेसी क्या होता है? सैरोगेसी क्या चीज है? सैरोगेसी का मतलब ये होता है किराए की कोख। इसे सामान्य शब्दों में अगर बताया जाए, जो बहुत कॉमन है, किराए की कोख। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक मादा जो है गर्भधारण की योग्य नहीं है। अब एक मादा या तो गर्भधारण करने की योग्य नहीं है और या तो उसका मन नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए। बड़े बड़े जिनमें एग्जाम्पल देखा जाता है उसमें कई लोग ऐसा होता है कि वो मादा जो है वो बच्चे पैदा करना चाहती नहीं कई बार। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, किराए की कोख लेते हैं। किराए कोख मतलब इस दुनिया में या हर जगह पे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी और के बच्चे को, है ना, किसी और के बच्चे को, मतलब ये दोनों पेरेंट्स मान लो, इस भाई साहब ने स्पर्म डोनेट किया अपना और इसने ओवा डोनेट किया। दोनों डोनेट क्या किया, खुद के लिए ही है तो दोनों ने दिया खुद का। इन दोनों की वजह से इन दोनों का निषेचन किया गया, आईवीएफ। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दोनों से बनाया गया जायगोट। अब इस जायगोट को इस मादा में डालना था, लेकिन ये हो सकता है कि ये मादा जो है, ये जो दंपति है ये वाले, हो सकता है कि इसको गर्भधारण का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि डॉक्टर कई बार कह देते हैं कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो किसी महिला के दिल में छेद है या महिला को बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी को शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पे महिला को कह दिया जाता है कि आप रिस्क ना लें बच्चा पैदा करने का, लेकिन बच्चा तो चाहिए, अब रिस्क भाई है तो बच्चा तो पैदा करना पड़ेगा। ये तो एक कॉमन सी बात है कि दुनिया में अपनी वंश को बनाए रखना है तो ये करना पड़ेगा। तो ये महिला मान लो ऐसा है कि कैपेबल नहीं किसी भी कारण से, या तो गर्भाशय नहीं, जैसे किसी को गर्भाशय का मान लो कैंसर हो गया, अब गर्भाशय निकालना पड़ गया, किसी कारण से गर्भाशय नष्ट हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, और या ये भी कारण हो सकता है कि महिला जो है वो नहीं चाह रही है कि बच्चा पैदा हो। ठीक है, कि नहीं चाहती अपने गर्भ में, पेट में बच्चा पैदा करे, कष्ट होगा या समय नहीं है उसके पास या जो कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, उस जायगोट को ये लोग यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस महिला के साथ। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब एक लिखा पढ़ी के साथ में, ये इतना पैसा आपको देंगे, ठीक है, आप इस पैसे के एवज में 9 महीने एक अच्छे माहौल में रहेंगी, खाना पीना ये वो वगैरह वगैरह जो भी होगा, एक अच्छा देखभाल इस महिला का करवाया जाएगा इन पेरेंट्स के द्वारा। ये अपने देखभाल में रहेगी और इस बच्चे को 9 महीने के बाद जब वो पैदा हो जाएगा, उसके बाद ये महिला जो है इस बच्चे को दंपति को वापस दे देगी। ये एक तरीका जो है ये भी वर्ल्ड में या इंडिया में कम से कम अभी थोड़ा सा बहुत फेमस हो रहा है, इसे किराए की कोख कहते हैं। इस पे नियम कानून सब कुछ बना हुआ है और उस कानून के द्वारा ही लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि महिला बाद में इसको अचानक से अपने बच्चे से, इसको लगे कि इसका बच्चा है, प्रेम आ जाए तो ये इसे वापस ना दे, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में एकदम क्लियर लिखा होता है कि ये इसको बच्चा देगी। दूसरी बात, किसी कारण से ये कभी भी ये नहीं कह सकती कि वो मेरा बच्चा है, क्योंकि आनुवांशिक रूप से जेनेटिकल तौर पर देखा जाए तो क्रोमोसोम किसके हैं, ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि भाई स्पर्म में ओवा ही तो मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ है ना, तो वो तो अपने माता पिता से ही मिलता रहेगा। कई बार ये कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या इस बच्चे का जो आनुवांशिक पदार्थ है अपने माता पिता से भिन्न इससे मिलता जुलता रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ गर्भाशय दिया है। स्पर्म एंड ओवा इन दोनों महिलाओं का है, सॉरी इस महिला का और इस पुरुष का है स्पर्म एंड ओवा, तो इस वजह से पूरी तरह से ये इनसे मिलते जुलते रहेंगे, इनके जैसा ही लक्षण उसके अंदर रहेगा, इनके जैसा ही वो थोड़ा बहुत जो दिखाई देगा तो इनके जैसा ही रहेगा, उसका आनुवांशिक पदार्थ इन्हीं की जैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। बस सिर्फ 9 महीने बनने के लिए उसने जिस कोख का उपयोग किया, जिस गर्भाशय का उपयोग किया, वो ये महिला थी, तो इसे किराए की कोख कह देते हैं। और इस मेथड के थ्रू भी कुछ लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं। जायगोट को यहां ट्रांसफर कर लिए, जायगोट बनने के बाद ये जो है आगे जाकर मतलब बच्चा बन जाएगा,
है ना, फीटस बन जाएगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनने के बाद शिशु बनेगा और ये शिशु बनने के बाद वापस दे दिया जाता है इन दोनों माता पिता को। ये है सैरोगेसी। ये है सैरोगेसी, बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप लोगों ने, जहां तक मैं जानता हूं कि आपने सुना होगा शाहरुख खान के बारे में, उनका जो 2-3 बेटे हैं, एक आखिरी बेटे के बारे में मैंने पढ़ा था, जो पता नहीं नाम जो भी होगा, वो आखिरी बच्चा जो होता है, हाँ जो भी, अबराम हो गया, वो नाम जो बच्चा जो है, वो बच्चा को उनकी मतलब धर्मपत्नी का नाम गौरी खान है ना, तो गौरी खान जी के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, वो गौरी खान जी का ओवा रहा होगा, डेफिनेटली शाहरुख खान जी का स्पर्म रहा होगा, और वो दोनों मुलाकात करके फिर वो किसी महिला को उन्होंने जो भी कांटेक्ट किया होगा, उससे फिर बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, ये सारे मेथड है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब हीरो हीरोइन का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग को ये पता रहता है, सबको लोगों को, हाँ ये जैसे बहुत सारे हैं, करण जौहर हो गया, ठीक है, करण जौहर भी जो है वो, अब उनकी शादी तो हुई नहीं, फिर भी उनके बच्चे हैं। ठीक है, तुषार कपूर हो गया, जितेंद्र का लड़का, वो गोलमाल का आऊ वाला, ठीक है, वो भी पिताजी बन चुका, उसकी भी शादी नहीं हुई, लेकिन वो भी पिताजी बन चुका है। स्पर्म डोनेट किया किसी एक महिला को, उसने मतलब वो उसने ओवा भी किसी से डोनेट करवाया होगा, क्योंकि उसकी महिला तो है ही नहीं, तो उसने ओवा से भी किसी से लिया होगा और उसके बाद फिर बच्चा पैदा करके पिताजी बन गया उसके। तो ये सारा मेथड जो है लोग उपयोग करते हैं, ये सैरोगेसी कहलाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि इनको करना चाहिए, इनकी कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब अच्छाई और कमियां क्या है ये देख लेते हैं। तो इन सभी तकनीक के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक वेल एजुकेटेड, बढ़िया से एक्सपीरियंस्ड और एक अच्छी संस्था इसके लिए चाहिए जो ये काम कर चुकी हो। ऐसे नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ये एक बार में ऐसी होने वाली प्रक्रिया नहीं, हजारों बार करना पड़ सकता है। 2-3 साल लगातार मादा के दिनचर्या को कंट्रोल किया जाता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हो रहा है, उसका ओवा कब बन रहा है, उसके अंदर एंडोमेट्रियम कब बन रहा है, एंडोमेट्रियम टूट रहा है, कौन सा हार्मोन ज्यादा है, कौन सा हार्मोन कम है, ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है, तब जाके उस महिला के अंदर ये कार्यक्रम होता है। बहुत कुछ, मतलब पग पग दिन रात उसका खाना पीना, उठना बैठना, हर एक चीज वो जो डॉक्टर लोग होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। दिन भर चेकअप, बार बार डॉक्टर का बार बार विजिट जाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और कई बार एकदम सब कुछ होने के बाद अंत में फिर निषेचन नहीं हो पाता, या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, या फिर 4-5 महीने के बाद भी कई बार नष्ट हो जाता है बच्चा, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए वेल वेस्ड विशेषज्ञों की जरूरत है, और क्रियाओं होती हो कि उच्च हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। उच्च हैंडलिंग की मतलब यार ओवा जो है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पे महिला की बात है भाई, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो भाई तुम तो गए, तो इसलिए इसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, बच्चा हो ही जाए, निषेचन हो जाए, ऐसी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये मेथड होती है, ये महंगी मेथड है, महंगे मेथड है, मतलब इसके लिए अगर सामान देखा जाए तो 3-4 लाख 5 लाख नॉर्मल तरीके से लग ही जाता है, और एक सामान्य इंसान इतना पैसा खर्च नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये बहुत लोगों के लाभ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं, और विश्व के बहुत सारे लोग इसके वहन से दूर हैं। ठीक है, लोग इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक है। इसलिए मतलब सामाजिक भावनात्मक क्यों, क्योंकि अगर सोचो एक बच्चा जो है किसी दूसरी महिला के पेट में 9 महीने पला हुआ है, मां ने वो 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखा ही नहीं है, तो कई बार उस मां को फीलिंग ही नहीं आती कि ये मेरा बच्चा है। यार एक बात बताओ, मां और बेटे के बीच में या मां बच्चे के बीच में एक अलग रिलेशन है, जो मतलब पिताजी के साथ तो मान लो एक अलग है ही, वो तो अलग है स्पर्म का, लेकिन पिताजी को फिर भी रिलेशन है। अपना बच्चा जो फीलिंग है ना, वो मां को इसलिए आती है, इसलिए हम मां से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, हम हमेशा जय जयकार मां की ही करते हैं इस दुनिया में, हम उनके भक्त होते हैं। कारण ये है क्योंकि हम मां के पेट में 9 महीने तक उनसे जुड़े हुए रहते हैं। उनका माइटोकॉन्ड्रिया, हार्मोन्स, केमिकल सब कुछ हमारे ऊपर प्रभावित करता है, हम उनका अंश हैं, हम उनके शरीर में हमने अपने आपको वृद्धि की, तो हमारा कंट्रोल जो हमारी मां से ना बहुत अच्छा रहता है। अब 9 महीने तक मां ने बच्चा पाला नहीं हो अपने पेट में, कई बार जो होता है उससे मिल्क फीड ना करवाया हो, तो एक आर्टिफिशियल तरीके से कोई लाके बोल दे कल कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो ये थोड़ा सा कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होता है। धार्मिक है भी है, धार्मिक इशू भी कई जगह कहा जाता है कि खुद का बच्चा दूसरे का बच्चा, और बहुत लोग जो होते हैं ना ये सब महत्व हो जाता है, दूसरे का बेटा है, पराया बेटा है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत इशू होता है। सामाजिक घटक भी है, बता रहा हूं मैं, वही चीज है कि वो बांझ थी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, या ऐसा था वैसा था, ये था वो था। ठीक है, सब कुछ बहुत सारे सामाजिक घटक भी इसमें होते हैं जो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये कमियां हैं, इसकी ड्रॉबैक है। आपसे पूछा जाए कि इसकी कमियां क्या हैं, तो ये सारी कमियां इसमें होती हैं। अब अगला पॉइंट होता है तो करें क्या।
बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बेस्ट ओपिनियन क्या होता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे अगर मैं बताऊं कि लोगों को क्या कहना चाहिए, तो एक ओपिनियन है, क्योंकि अभी चैप्टर पूरा मोरल से ही जुड़ा हुआ था, तो सबसे अंत में ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप इन मेथड से बचना चाहे तो सबसे अच्छा मेथड होता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग बेचारे जो है अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है, या फिर वो अनाथ है, अनाथालय में है, उन बच्चों को भी बहुत जरूरत होती है, और उनको बचपन से ही अगर एक अच्छा प्यार, अच्छा लाड मिले तो वो इस दुनिया के लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उनको मिल जाएंगे माता पिता, माता पिता को मिल जाएगा एक अच्छा बच्चा, और दोनों की हर चीज संस्कार से होती है। अगर आप संस्कार उन बच्चे को देंगे तो वो आपकी तरह ही, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वृद्धि करेंगे। तो गोद ले लेना मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। लोग इसे उपयोग कर सकते हैं और इस आधार पर इसको उपयोग करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? सो यहां पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक 1 मिनट का रिवीजन करा देता हूं कि इस पूरे चैप्टर का उद्देश्य क्या है और इस चैप्टर में आपको करना क्या क्या था और क्या क्या पढ़ना था आपको, है ना। 1 मिनट रिवीजन में सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया गया है बेटा आपको आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जिसमें फैमिली प्लानिंग जुड़ा हुआ था, 1991 में भारत में सबसे पहली बार ये कार्यक्रम चलाया गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को बोला गया था क्या कि आप अच्छे अच्छे जो तरीके हैं उनको अपनाइए, बच्चों को, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताओ, बीमारियों के बारे में बताओ, एम्नियोसेंटेसिस के बारे में, गर्भ निरोधक के बारे में बताओ, है ना, जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताओ, उम्र के बारे में बताना है लोगों को, बच्चों को जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में बताना है, सब कुछ ये उपयोग करना था। फिर दूसरा पॉइंट आया था जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन, ये क्यों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। फिर मेथड आ गया जिसे अपन कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब हो गया कि ये गर्भ निरोधक युक्तियां हो गई, ठीक है। और गर्भ निरोधक युक्तियों में भी प्राकृतिक मेथड, निरोधक प्राकृतिक मेथड हो गए, है ना। और उसके बाद कुछ मेथड जैसे मान लेते हैं गर्भ निरोधक प्राकृतिक मेथड हो गए, फिर उसमें जो बाधक हो गए, रोधक जिसे अपन बैरियर कहते हैं, इसके बाद आईयूडी हो गया, इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, इम्प्लांट्स हो गया, नॉरप्लांट जिसे अपन कहते हैं, सर्जिकल मेथड हो गया, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने इस टॉपिक पे देखा कि एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर हमने देखा एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस के बाद फिर हमने आपको और भी चीजें पढ़ाई जिससे नाम था ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, मतलब कृत्रिम गर्भाधान। तो बहुत आसान चैप्टर था, गिने चुने टॉपिक है और उन्हीं गिने चुने टॉपिक के ऊपर आपको सारी बात बताई गई है। सो प्लीज आप बहुत ध्यान से अगर इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो पक्का वादा है कि आप इसे बहुत अच्छे से बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? कहीं पर कोई समस्या होनी नहीं है, कहीं पर कोई टॉपिक में परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधी सीधी कहानियां हैं, उनको सबको पढ़ना है, रिवीजन करना है, टॉपिक को जरूर बनाना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट जरूर ध्यान रखिए। चलिए कुछ क्विज कर लेते हैं इसके ऊपर, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसको। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले ही आपको करवा दिए थे, तो उसके भी कोई दिक्कत नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगभग 2017 के बाद से करवा लिए थे। और खुद से क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे बना लीजिएगा, कोई इसकी समस्या नहीं है। अब मैं आपको यहां से क्वेश्चन करवा देता हूं डायरेक्टली कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20-22 क्वेश्चन आपको मुझे लगते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं, ताकि आपका पूरा पोर्शन भी कवर हो जाए, ये भी हो जाए, सारी चीजें एकदम खत्म हो जाए, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 22 लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे और ये 22 लेक्चर हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनना मजेदार तरीके से और आप इसे कवर कर लो। चलो, पहला टॉपिक क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग, आपको क्या लगता है? पहला जवाब आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए विच वन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? निम्नलिखित में से कौन यौन संक्रमित रोग है? 22 प्रश्न है, फटाफट बताइएगा, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो जाएगी ये वाली, लेकिन जितना भी है बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बोलिए, कौन सा यौन संक्रमित रोग है? टाइफाइड, टेटनस, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी। आज मैं आपको आसान प्रश्न ही करवाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है, पूरे चैप्टर में 8-8, 9-9 क्वेश्चन करवा दिए, कुल मिला के मतलब अगर 5 लेक्चर में हम देखें तो हमने 50 से 60-70 क्वेश्चन कर लिए। अब 60-70 क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर में करना मतलब इनफ है, मोर देन इनफ है। मेरे हिसाब से इतने प्रश्न आप कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर पे जितना भी कमांड है वो आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो, निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं? कौन सी विधि इनमें से जो शल्य विधि है इन तीनों में से? वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी या सभी?
अब हिंदी में सभी बच्चे जानते हो, इंग्लिश में भी जानो यार कि वासेक्टोमी जो होता है वो क्या होता है। सो वासेक्टोमी जो है वो शुक्रवाहक को काटते हैं, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं, एमटीपीएन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर इज ए डी आंसर। सभी ये तीनों जो है वो केमिकल्स का मतलब शल्य क्रिया के द्वारा ही किए जाते हैं, तो इसका भी कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो प्राकृतिक नहीं है? ऐसे प्रश्न को कराने का मतलब एकदम क्लियर होता है कि यार बच्चों को पता तो होता है, जिससे थोड़ा सा भी पढ़ा है उससे पता होता है। आसान बहुत लगता है प्रश्न, लेकिन जिन्हें तैयारी शुरू करनी है उसके कॉन्सेप्ट को खंगालना कि क्या उसे पता है। अब जिन बच्चों को पता है कि ये प्रश्न आसान है, तो उन बच्चों को क्या करना है कि तुरंत के तुरंत प्रश्न बनाते समय दिमाग में डालो कि बाह्य स्खलन का मतलब क्या होता है, तुरंत उसका थ्योरी याद करो। क्यों बाह्य स्खलन किस साइंस के अंतर्गत आता है, आवधिक संयम किस साइंस के अंतर्गत आता है, 10 से 17 दिन रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, जनन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उस स्वम कितने दिन जिंदा रहता है, ओवा कितने दिन जिंदा रहता है, ये सब तुरंत याद करो। स्तनपान अनार्ता जो है वो क्या चीज होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो बच्चा जब पैदा हुआ है उसके बाद कब तक मिल्क फीड करवाना चाहिए, उसका क्या फायदा होता है, वगैरह वगैरह। तो सभी को पता है वासेक्टोमी एक जो है ना प्राकृतिक विधि नहीं है, वासेक्टोमी जो है वो कृत्रिम विधि है। लेकिन ये तीनों विधि अगर प्राकृतिक है तो क्या क्वालिटीज है इनकी, ये आपको याद रहना चाहिए। तो जितनी बार आप अच्छे से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, उसके पीछे के साइंस को समझोगे, इसलिए तैयारी करवाना है। ये प्रश्न नीट में आ जाएंगे ऐसा कोई नहीं कह रहा है, और ये मैं ऐसा कोई कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये पक्की बात है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे चैप्टर की भरमार नजर आएगी, आपको पूरी भरमार है, इन्हीं चैप्टर की पूरी भरमार है। तो इसलिए आप जब करो तो बढ़िया से रिवीजन जरूर कर लेना। ओवा बनने को रोकना ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है, कुछ हद तक बाकी काम भी करता होगा, इम्प्लांटेशन को भी रोकने की कोशिश करता होगा, लेकिन मुख्य काम जो है वो अंडोत्सर्ग को रोकने का है। 5वें नंबर का काम, 5वें नंबर का जो हार्मोन है, क्वेश्चन है, उसके ऊपर में क्या कॉन्सेप्ट है, आरसीएच का क्या अर्थ। आरसीएच ये प्रोग्राम है जो 1991 में चलाया गया था, और इसके अंतर्गत एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया था। यह आरसीएच प्रोग्राम क्यों, कब, कहां, नाम क्या था इसका, रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्शन कम हाइजीन, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हैजार्ड्स एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। डेफिनेटली आपको पता होगा डी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में भी शायद क्वेश्चन था। खैर, प्रश्न क्रमांक 6वां, 6 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने है। 6वें नंबर का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रायूटेराइन गर्भ निरोधक युक्ति, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मुख्य दोष क्या है? इनमें से मुख्य दोष आपको क्या लगता है कि युक्ति को स्थायी तौर पर गर्भाशय में रखा जाता है, स्थायी रख दिया जाए, यदि दंपति बच्चा चाहे तो भी उसे निकाला नहीं जा सकता, क्या ये बात सही है, क्या इसकी बात गलत? फिजिशियन द्वारा ही इस युक्ति को वेजाइना द्वारा यूट्रस में डाला जा सकता है, क्या ये बात सही है? युक्तियां बिना धारक की इच्छा के अपने आप बाहर आ जाती हैं, क्या इसके ड्रॉबैक है? यह बिल्कुल गलत है। जब भी वो महिला बच्चा चाहे इसे निकाला जा सकता है, स्थायी तौर पर कुछ नहीं होता। युक्तियां बिना अपने धारक की इच्छा के बाहर नहीं आ सकती, जब तक वो फिजिशियन ही उसे डालेगा, फिजिशियन ही उसे निकालेगा। तो यहां पर एक ड्रॉबैक ये है कि इसके यूज करने की वजह से एक फिजिशियन, एक डॉक्टर ही इसे यूज कर सकता है। दैट्स वाई एक फीमेल कई बार जो ना एक पराये इंसान के सामने यूट्रस में कुछ इंजेक्ट करवाना उतना ज्यादा उनको फैमिलियर नहीं लगता है। तो बहुत सारी महिलाएं इस बात से बचती हैं कि उनकी प्राइवेसी इसमें नष्ट हो जाती है और वो बच्चे पैदा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इस वजह से कई लोग अवॉइड कर देते हैं। मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बोल रहा, एकदम सिंपल सा है। आधे से ज्यादा लोग मेडिकल शॉप्स में कॉन्डम्स लेने से पहले भी घबराते हैं या सोचते हैं कि ये सोचेगा वो सोचेगा, तो इज अ नॉर्मल थिंग, तो ह्यूमन नेचर है, ये होता है। तो वैसा ही अब सोचो कि ऐसे में
किसी के डॉक्टर के पास में जाना ये पहला कंझट काम, पहला बेकार वाला काम, मतलब लोगों को डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, फिर परेशानी का सबब ये बनेगा कि डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर पैसे लेगा, फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव को डालेगा, फिर निकालने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ना लोगों को एक परेशानी मतलब तामझाम वाला काम नजर आता है, दैट्स व्हाई लोग इसे यूज नहीं करते हैं। 6 नंबर। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आप किसे कहते हैं? कौन हो सकता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आपके हिसाब से? आदर्श गर्भ निरोधक के 7-8 लक्षण मैंने बताए थे, उनमें से कौन कौन से लक्षण आपके हिसाब से आदर्श गर्भ निरोधक के हैं या नहीं है? उपयोग सुलभ होना चाहिए, इजिली उसे यूजेबल होना चाहिए, क्या इसका ये बात सही है? अनुत्क्रमणी होना चाहिए, क्या ये बात सही है? अनुत्क्रमणी मतलब समझते हैं ना, अनुत्क्रमणी मतलब होता है इर्रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल, दोबारा वो उपयोग नहीं होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, कम दुष्प्रभाव होना चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। नहीं होना चाहिए तो अनुत्क्रमणीय, उसे रिवर्सिबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, ठीक है, उसे होना चाहिए इर्रिवर्सिबल, ये गलत आंसर है, उसे फिर से उपयोग करने वाला होना चाहिए तो सही बनेगा। अब प्रश्न क्रमांक 8वें की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है, आईयूडी गर्भधारण को इस प्रकार से रोकता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, चाहे वो हार्मोन वाला हो चाहे वो कॉपर वाला हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या चीज रोकता है? अंतरोपण के लिए आवश्यक गर्भाशय में फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल बदलाव कर देता है, रोक देता है, गर्भाशय के लिए जो आसपास का जो चेंज है उस माहौल को बदल देगा, ऐसा कुछ करेगा क्या? यूट्रस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा, स्पर्म वहां पर जो है स्पर्म मरने लग जाएगा, क्या ये बात भी सही है? शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को कम करके भी ऐसा किया जा सकता है। अब आप बताओ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जैसे मैंने आपको प्रोजेस्टेरॉन भी पढ़ाया हुआ है, हार्मोन वाला, LNG-20, मल्टीलोड 375 सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आपको इनमें से क्या सबसे सही आंसर लग रहा है? तो देखो, अगर चारों में से सही आंसर को देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि शुक्राणु गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को कम करके ये काम होता है, लेकिन जो कॉपर है वो कई बार जो है ना स्पर्म को मारने का काम भी करता है यूट्रस के अंदर। दूसरा, इसकी वजह से जो है ना यूट्रस का बाकी बदलाव, चेंजेस भी बदलाव आ जाते हैं, ताकि स्पर्म अंदर जाए ही ना, उसके अंदर मतलब जो अच्छा अमाउंट है वो बने ही ना। तो इस वजह से मुझे जो आंसर लग रहा है वो डी आंसर एकदम परफेक्ट है कि ये सारे काम वो कर सकता है, सारे काम वो कर सकता है, मतलब वो करेगा निषेचन को रोकने के लिए, पर वो कभी कभी फैगोसाइटोसिस भी कर सकता है, इसे कॉपर, और उसी तरह से वो वहां के म्यूकस को डेंस कर देता है, अंदर आने वाली एक्टिविटीज को बढ़ा कम कर देता है, तो इस तरह से वो प्रश्न भी बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, प्रश्न क्रमांक 9, इसका ध्यान सुनिएगा। कॉपर टी, सेम वही कॉन्सेप्ट, कॉपर टी का कार्य क्या है? क्या अंडोत्सर्ग को रोकता है, क्या निषेचन को रोकता है, ये ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण को रोकता है, या गैमेटोजेनेसिस को रोकता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक का बनने को रोकेगा, ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण मतलब इम्प्लांटेशन को रोक देगा क्या, निषेचन को रोकेगा क्या, या अंडोत्सर्ग को रोकेगा? क्या लगता है आपको, क्या रोकेगा ये? कहिए क्या रोकेगा ये? निषेचन को रोकता है। अंडोत्सर्ग को रोकने का काम हमेशा याद रखना पिल्स का है, अंडोत्सर्ग को रोकने का काम हमेशा पिल्स का होगा, है ना, ये पिल्स वाला काम है। अगर आप आईयूडीज ले रहे हैं तो आईयूडीज हमेशा निषेचन को रोकने का काम करेगा किसी भी तरह से। अगले पॉइंट पे प्रश्न क्रमांक 10 अब आपके सामने है, इसका जवाब बताने की कोशिश करिएगा कि प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां गर्भधारण को इस प्रकार अवरुद्ध करती है। फिर वही सवाल है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑप्शंस बदल जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां, वही बात है, फिर गर्भधारण को अवरुद्ध करके किसको रोकेगी? ऑप्शंस मतलब घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। उस बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कह दिया, अब यहाँ कह रहा प्रोजेस्टेरॉन की गोली। अब तुम्हारे दिमाग में घोले में कि ये यूट्रस में डाल रहे हैं कि मुंह से खा रहे हैं, तो गोली है तो दोस्त मुंह से ही खाएंगे। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो प्रोजेस्टेरॉन है, इसका मेन उद्देश्य है क्या? प्रोजेस्टेरॉन को अंड निर्माण को, निषेचन को, अंतरोपण को, इनमें से कोई नहीं। पहले भी बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, अंड जनन को रोकेगा। अगर कोई पिल्स ले रहा है, अगर वो कोई पिल्स ले रहा है तो अंडोत्सर्ग को रोकेगा, कोई अगर आईयूडीज को ले रहा है तो वो निषेचन को रोकेगा। इस लाइन को याद कर लो, हजारों बच्चे कई बार इसको कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर, तो इसलिए आसान तो है लेकिन फिर भी बार बार पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब मल्टी लोड 375 आपने सुन रखा है,
मल्टी लोड 375। ये जो है इस युक्ति में क्या होता है, मैग्नीज होता है क्या, उसमें आयरन होता है, कॉपर होता है, कैल्शियम होता है। अब देखो यहां पर ये प्रश्न तो बहुत आसान हो गया, तो तुमको तो एकदम एक बार में बन जाएगा कि ठीक है भाई ये सब तो हम पढ़े ही नहीं, पढ़े क्या कॉपर है तो कॉपर आंसर हो गया। अब अगर यहां पर लिख देता कि मल्टीलोड 375 हार्मोनल है क्या ये ओरल पिल्स है, क्या इसे यूट्रस में लिया जाता है, या क्या बना हुआ, ये कॉपर से बना हुआ, ऐसा प्रश्न होता तब फिर क्या करते। समझ में आ रही मेरी बात। तो प्रश्न हो सकता है घुमा भी दे। मल्टीलोड 375 कॉपर से बना हुआ केमिकल है, कॉपर से बना हुआ ये अंतरागर्भाशय युक्ति है जो कॉपर से बनी हुई रहती है। इसका सही जवाब जो कॉपर है। पर अगर क्वेश्चन आ जाता कि क्या ये आयोडीज है, क्या इसे अंतरोपण किया जाता है, क्या मुख से लिया जाता है, या ऐसा वैसा, तब फिर थोड़ा सा प्रश्न घूम जाता है, इसलिए याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने है, इसका भी सही जवाब बताइए कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मुख से ली जाने वाली गर्भ निरोधक, जो मुख से लिया जाएगा उसका मुख्य अवयव क्या है। अगर मुंह से कोई पिल्स ली जा रही है तो उसमें मुख्य रूप से प्रेजेंट क्या होगा, क्या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा, वृद्धि हार्मोन होगा, थायरोक्सिन हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। अभी भी मैं कह रहा हूं प्रश्न फिर एकदम आसान है इसलिए आपसे बन जा रहा है, लेकिन अगर घुमाना चाहे तो ये प्रश्न घुमा भी सकता है। मैं आपको सिर्फ इसलिए इजीएस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप एक बार में बना लें, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं नहीं, ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के दिखा चुका हूं कि प्रश्न से क्या आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बना लिया मतलब ये तो बनी जाने, तो इसलिए आसान प्रश्नों को ही बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सही जवाब है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक, अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न अब देखते हैं बेटा कि 13 नंबर का प्रश्न क्या बनेगा। निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है। अगर जन्म नियंत्रण करना है, बर्थ कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, तो इनमें से कौन सी विधि है जो एकदम प्रॉपर तरीके से उसे रोक सकती है। उसका कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से रोक देगा। कौन मेथड है, आवर्ती विधि, भौतिक रोधक का उपयोग, अनचाहे गर्भ का गर्भपात, या बंधकरण तकनीकी। सबसे अधिक सुरक्षित विधि कौन सी मानी जाएगी कि नहीं भाई बच्चा होगा ही नहीं उसमें। सही जवाब जो है बंधकरण। गर्भपात करवाओगे, कितने बार करवाओगे, भौतिक रोधक का उपयोग, कभी कॉन्डम को कुछ नुकसान हो गया, वॉल्ट कई बार फेल हो गया तो ठीक है। आवर्ती विधि तो आर्ता वाला तो जानते ही हो यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो कोई लेना देना है नहीं, तो बंधकरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि वो बंधकरण के द्वारा ही वो सही तरीके से काम कर सकता है। अब हम आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का प्रश्न, इसको भी ध्यान सुनना। वासेक्टोमी से संबंधित कौन सा कथन सही है। आपको क्या लगता है वासेक्टोमी के बारे में इनमें से क्या कथन सही है। यह वृषण के शुक्राणुओं को उत्पादन को रोक देता है, क्या ये बात सही है। यह वीर्य के उत्पादन को रोक देता है, क्या ये बात सही है। यह यूरेथ्रा में स्पर्म की गति को रोक देता है, क्या ये बात सही है। यह एक पुरुष के शिश्न को उन्नत होने से रोकता है, क्या बात है ये बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शिश्न को बनने से रोकेगा, गलत बात है। वीर्य का उत्पादन अभी भी होगा, वीर्य रिलीज होगा ही होगा, भले उसमें स्पर्म नहीं रहेगा, बट सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि और जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है उसका केमिकल तो रिलीज होगा ना। तो सो कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा अभी भी बनेगा, बस उस पे स्पर्म की संख्या नहीं रहेगी। तो अब जो नर का स्खलन होगा ना, तो उस स्खलन में सिर्फ वीर्य बस ही रह जाएगा, सीमेन बस रहेगा, उसमें सेमन प्लाज्मा ही रहेगा, उसमें कोई स्पर्म की मात्रा नहीं रहेगी। तो सही जवाब जो हमारे हिसाब से सी है कि यूरेथ्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे स्पर्म की गति को नहीं, स्पर्म अंदर का अंदर ही रह गया, बाहर आया ही नहीं, इसलिए ये आंसर बनता है। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15वें नंबर का प्रश्न बताओ, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। जन्म दर में बढ़ोतरी, या मृत्यु दर में गिरावट, शिक्षा का अभाव, या उपरोक्त सभी। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यार शिक्षा का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, मृत्यु कम होना भी कारण है, और मृत्यु जन्म ज्यादा होना ये भी कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसका भी सही जवाब बताइए, क्या आंसर सही होगा। इंट्रायूट्राइन युक्ति आईयूडीएस से निकलने वाले कॉपर आयन क्या करता है। फिर वही प्रश्न है लेकिन घुमा के पूछा है, आईयूडी है, इस बार कॉपर आयन का नाम ले दिया है कि कॉपर जो है वो क्या करता है। अंडोत्सर्ग को रोक देगा क्या वो कॉपर,
यूट्रस को अंतरोपण के लिए अयोग्य बना देगा, क्या वो कॉपर? शुक्राणुओं की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा, ये क्या कॉपर? या शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देगा? तो असल में आपसे पूछा जाए तो बताओ क्या होगा? अब सिर्फ कॉपर के बारे में पूछा हुआ है। फैगोसाइटोसिस कुछ हद तक करता है, पर मेन फंक्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्राणु की गतिशीलता को कम करते हैं, वो उसकी गतिशीलता को कम करेगा। दैट्स व्हाई डी आंसर इसका सही होगा, प्रश्न क्रमांक 16 का। अब हम पहुंचेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में। 17वें नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न के ऊपर में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन के सबक्यूटस अंतरोपण को, अब इसका क्या मतलब है? जो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन वगैरह है उसको कई बार ऐसे त्वचा कोहनी के नीचे लगा दिया जाता है। इसे इम्प्लांट कहते हैं, इसे नॉरप्लांट कहते हैं। इसके बारे में क्या कथन सही है? यह एक गर्भनिरोधक तकनीक है, सही है। अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करके शुक्राणु गतिशीलता को रोककर कार्य करता है, क्या ये बात सही है? यह 6 माचिस की तीलियों के आकार को प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड के कैप्सूल कुहिनी के ऊपर बाह्य त्वचा में लगाए जाते हैं, कौन सा संबंध सही है? मुझे वैसे यहाँ पे सही कहना चाहिए सभी को, पर शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोकना ये उतना फंक्शन नहीं है, इसलिए गर्भनिरोधक तकनीक है और ये आंसर भी सही है। इस हिसाब से 2 आंसर सही है तो आप डी ही लगाएंगे, पर ये बहुत हद तक जो है ना वो शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता घटाता नहीं है, वो उससे अलग एकदम। समझ आ रही मेरी बात? वो एकदम अलग है। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और ट्राइकोमोनासिस के संबंध में आपको कौन सा कथन जो है वो आपको थोड़ा सा अपोजिट, ऊपर नीचे गड़बड़ लग रहा है कि कौन सा कथन सही है? सॉरी, गलत नहीं, सही बताना है। ट्राइकोमोनासिस एक एसटीडीएस है जबकि अन्य नहीं, गलत जवाब। सभी के सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया एक वायरस जनित रोग है जबकि अन्य बैक्टीरिया जनित रोग है, बिल्कुल गलत बात। हेपेटाइटिस बी, एचआईवी ये भी वायरल्स वाले डिजीज है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। एचआईवी एक पैथोजन है जबकि अन्य रोग हैं, ये कथन बिल्कुल सही है कि एचआईवी बीमारी का नाम नहीं है, एचआईवी वायरस का नाम है और इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है एड्स। तो ये सारे की सारी बीमारी है, ये सारे के सारे बीमारी है और ये जो है आपका एक प्रकार का, ये तो एचआईवी जो है वो पैथोजन है, मतलब जो आपको बीमारी फैलाता है। बहुत ध्यान सुनिएगा। तो हेपेटाइटिस भी पूर्ण रूप से खत्म होता है, गलत बात। हेपेटाइटिस भी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक में निम्न में से क्या फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है? क्या स्थानांतरित किया जाता है यदि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब में डालेगा? तो केवल भ्रूण 8 कोश की अवस्था तक, या तो युग्मनज, या तो 8 कोश की वाले आरंभिक भ्रूण को, 32 कोश की अवस्था वाले भ्रूण को, केवल युग्मनज को। बी आंसर सही है। या तो युग्मनज को डाल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में और या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 कोशिका अवस्था तक हो जाए। 20वें नंबर का प्रश्न है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT तकनीक किन महिलाओं को सुझाई जाती है? सबको पता होना चाहिए, बताओ किन्हें सुझाई जाती है GIFT? जो अंड उत्पन्न नहीं कर सकती, जो गर्भ को गर्भाशय में नहीं रख सकती, जिनकी गर्भाशय ग्रीवा नाल इतनी सक्रिय शुक्राणु प्रवेश न कर सके, निषेचन हेतु उपयुक्त वातावरण नहीं प्रदान कर सकती। सही जवाब है जो अंड उत्पन्न नहीं कर सकती। जो महिला अंड नहीं उत्पन्न कर सकती उसके फैलोपियन ट्यूब में जानबूझकर ये अंड को डालना ही GIFT है। प्रश्न क्रमांक 21, वह विधि जिसमें सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक स्पर्म को सीधे ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, उस विधि का नाम क्या है? GIFT बिल्कुल नहीं, ZIFT बिल्कुल नहीं, ICSI। FT का मतलब होता है फीटस ट्रांसफर, शिशु स्थानांतरण। ZIFT मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI स्पर्म साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सही जवाब जो है वो सी होगा। लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22, और ये आपके लिए बहुत जरूरी हो गया, ध्यान से सुनना। एक जनसंख्या में IMR के बढ़ने में, देखो बेटा सब कुछ पढ़ा चुका हूं, अब तुम्हें ये बोलो कि प्रश्न कैसे बना ये समझ नहीं आया तो थोड़ा सा फिर से वीडियो पूरी देखो, पूरा पढ़ो। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं तुम लोग मतलब अपनी कमी कोई नहीं देखेगा, मतलब ये कह रहे हो ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। अरे यार क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पहले प्रश्न पढ़ो ना, फिर उससे पहले वीडियो को देखो ना, उस वीडियो को देखो उसके बाद यहां पर लिखना कि डाउट है, कि परेशानी है, कि कुछ डाउट है, कि कोई दिक्कत है। पढ़ो ही ना, कॉन्सेप्ट को रिवीजन ही ना करो और कुछ ना करो, सारा बोझ मेरे ऊपर ऐसे डाके मार दो कि गुरुजी अच्छा पढ़ाए। नहीं,
और मैं सुन लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तो पढ़ने का है, पहले वीडियो देखो, उसके बाद एक एक लाइन पढ़ाई एनसीईआरटी के मैंने, और वेरी वेल नोन, मतलब अच्छे से आपको समझा भी दिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको तुम्हारा सिलेक्शन है भाई, देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या में आईएमआर बढ़ने से, पढ़ाया था मैंने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या कहा जाता है इसे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये जो है वो एमएमआर का मतलब होता है मदर मोर्टेलिटी रेट, मां के मरने की दर और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। कम होने का, अगर ये बढ़ गया, आईएमआर जो है बढ़ गया और एमएमआर कम हो गया, मदर मोर्टेलिटी रेट अगर कम हो गया और आईएमआर जो है बच्चे ज्यादा मरने लग गए, तो क्या होगा? वृद्धि तीव्रता दर से बढ़ेगी, वृद्धि दर में कमी होगी, वृद्धि दर में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, परिणाम स्वरूप विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि होगी। अगर बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में मरने लग गए, ठीक है, और एमएमआर मदर मोर्टेलिटी रेट अगर कम हो गया, तो वृद्धि दर में कमी आएगी। वृद्धि दर में क्या आएगी? कमी। तीव्रता से कमी तब आएगी, वृद्धि दर बढ़ तो सकती नहीं यार, क्योंकि बच्चे मर रहे हैं, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वृद्धि हो ही नहीं सकती, सिर्फ आएगा वृद्धि दर में कमी की, इसकी वजह से वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो दैट्स ऑल, ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। होप सो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया ये चैप्टर जो आज हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में अब हम नया चैप्टर आपको मिलेगा, इनहेरिटेंस, ठीक है, और वो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो आपको उसकी वीडियोस मिलेंगे, बढ़िया से पढ़िए, और फिर मैं आपसे मिलूंगा एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, विकास वाले चैप्टर, उसके लेकर मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग बाय। क्वेश्चंस